दोस्तों, एक हफ्ते से लगातार मैं वीडियोस डालता आ रहा हूँ बैंकिंग वेज रिवीजन के बारे में, जो एमओयू साइन हुआ है उसके बारे में। पर वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कई और इश्यूज़ पर। आज मैंने वीडियो बनानी थी बैंक रिटायरीज के पेंशन के में लॉस के बारे में। दूसरी वीडियो मैंने बनानी थी कि टोटल फंड यूनियन के पास हर महीने कितना जाता है, कितने करोड़ रुपया उसके पास है। लेकिन उसकी जो आरटीआई एक्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमने रिपोर्ट मांगी है, वो डिस्पैच तो फ्राइडे को हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में पहुंची नहीं है। आज दोपहर के 12:10 हो चुके हैं, पर अभी तक नहीं पहुंची है। आज 28 जुलाई को फ्राइडे से चली है और बाय पोस्ट भेजते हैं, बाय कोरियर पे भेजना उनको अलाउड नहीं है। मैंने तो कहा था कोरियर कर दो तो एक दिन में पहुंच जाएगी, तो वो कहते हैं बाय पोस्ट ही जाएगी, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट जाएगी। तो चलो ऐसे है, वो आज शाम तक आ जाएगी तो मैं वीडियो डाल दूंगा। और दूसरी बात जो है, कमेंट्स में कई तरह के कमेंट्स हैं। कमेंट तो हर तरह के हैं, तकरीबन 1000 कमेंट्स हैं एक वीडियो के नीचे, मैंने जवाब दे दी हैं। लेकिन काफ़ी बैंकर भाइयों ने ये पूछा है कि हमारा डीए पहली बाईपार्टाइट सेटलमेंट में कितना था, कितने कितने पॉइंट कम होता रहा, आज ये 0.07 पर कैसे पहुंच गया। दूसरे ने पूछा है कि डीए क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, डीए मर्जर कैसे होती है, ये कहाँ से डेट उठाते हैं, और इस 11th बाईपार्टाइट में कितना डीए मर्ज हुआ है, एक पॉइंट बढ़ने से कितने स्लैब मिलते हैं। तो कई क्वेश्चन हैं डीए के बारे में ही, इतने कमेंट्स आ चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो डीए के बारे में ही, डियरनेस अलाउंस के बारे में ही समझा दूँ। चार्ट इसकी सर्च करने से पहले मैंने सोशल मीडिया पर सर्च करी तो देखा कई तरह के लोगों ने चार्ट बनाए हैं। डीए कैसे मर्ज हुआ, कितने पॉइंट से कितना डीए बढ़ता है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, लेबर ब्यूरो शिमला का डाटा है। हर महीने के लास्ट डे को ये आता है और हमारे को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पता चल जाता है। तो उसके बारे कई चार्ट हैं सोशल मीडिया पर, आपने देखे भी होंगे। मैं भी आपको एक दो चार्ट जो हमारी टीम ने बनाए हैं, एक दो चार्ट मैं सोशल मीडिया से भी ले रहा हूँ, उसकी भी हेल्प लेके आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डीए के बारे में आज आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कितना डीए मर्ज हुआ, यूएफबीयू ने कैसे हमारे साथ चीटिंग करी है, कितना धोखाधड़ी करी है, 3-4 तरह से हमारे को मार मारी गई है इस वेज रिवीजन। पिछली वेज रिवीजन में स्पेशल अनाउंस करके तो रिटायरीज का भी बहुत मार पड़ी और जो एम्प्लॉई हैं उनको भी मार पड़ी, क्योंकि स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए नहीं मिलता था, या उसको मर्ज नहीं, बेसिक पे में मर्ज कर लेते, तो सारी गड़बड़ करी गई है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं, यूएफबीयू की चीटिंग के बारे में, गद्दारी के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में, नेताओं ने क्या किया है, अंदर बैठ के क्या किया, ये आप सभी को पता चल गया है सोशल मीडिया से। फेसबुक पे आपने ट्वीट्स पढ़ लिए हैं, मैसेज पढ़े हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़े हैं, फेसबुक पे बहुत पोस्टिंग आ रही हैं। श्री प्रवीण कुमार बिस्वास जी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भुज कच्छ गुजरात में बहुत सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही रिटायरीज फेडरेशन के प्रवीण विज साहब हैं, वो भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे इंडिया में 100 के करीब एक्टिव लोग हैं जो बैंकर भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसीलिए हमने एक यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, फेसबुक पर है। तो सभी बैंकर भाइयों को रिक्वेस्ट है कि सारे ही इसको ज्वाइन करें। रोज़ मैं 8-10 जो ज्वाइनिंग की अप्रूवल दे देता हूँ। आई एम ए ग्रुप एडमिन, मैं अप्रूवल दे रहा हूँ टाइमली टाइम, दिन में 2-3 बार अप्रूवल देता हूँ। मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ जो भी रिक्वेस्ट आई है, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब जिसका सही है उसको अप्रूवल मिलती है। वो क्वेश्चन पढ़ के आप फेसबुक पे जाके सर्च करें यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, वो ग्रुप आ जाएगा। तो सीधा ज्वाइन का बटन वहाँ पर है, ज्वाइन आप दबा के क्वेश्चन का आंसर दे के मुझे बताइए तो मैं अप्रूव कर दूँगा। तो कोई भी एम्प्लाई जो है उसका मेंबर बन सकता है। तो हमारे को स्ट्रेंथ चाहिए, यूनिटी चाहिए, यूनिटी, यूनाइट एंड फाइट,
लेट अस कम क्लोजर इज़ अवर लोगो ऑफ अवर यूनियन। तो इसको सबसे पहले तो इसको करें ताकि हम युवा बीजू जो गद्दार नेता हैं उनको एक कान पे चांटा लगाएं, उनको लेसन दे सकें कि उनको समझ आ जाए कि उनका ये आखिरी बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन करना है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ है। दूसरा है, अरोड़ा सोल्यूशन चैनल वीडियो आपके लिए डाल रहा है, तो आप व्यूअर्स वो लाइक्ड अरोड़ा सोल्यूशन, ये हमारा एक फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, उसको भी जाके उसमें भी ग्रुप में भी ज्वाइन करें। तो चलो हम आगे बात करते हैं। इसके डीए के बारे में आज हम बात कर रहे थे। तो डीए कैसे आया है, तो क्या हुआ है, कितना डीए है, आज कितना चल रहा है, कैसे इसकी मैकेनिज़्म है। तो देखिए, जो यूएफबीयू के चीटर लीडर हैं, क्रुक्स हैं, धोखेबाज हैं, ट्रेटर हैं, गद्दार हैं, जो भी नाम इनका रख लो, इन्होंने गड़बड़ तो करी है। सिर्फ अपने छोटे छोटे मतलब के लिए, छोटे पर्पस के लिए, यूनियन फंड के लिए, लेवी के लिए कई तरह की गद्दारी ये कर चुके हैं। तो डीए कैसे बनता है? न्यू बेसिक जब भी बनती है तो रिवाइज्ड बाय मर्जिंग डीए। नई डेट जब बेज रिवीजन होती है तो कुछ डेट का डीए उठा के उसमें मर्ज करके नई बेसिक पे बनाई जाती है और उसमें लोड फैक्टर डाला जाता है। ये भी तरीका है। तो डीए पहले कितना था? 9th बीपीएस से में शुरू हो रहे हैं। चलो हम बहुत पीछे नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास आज बैंक में बहुत पुराने लोग बैंक में नहीं हैं, वो रिटायर होकर चले गए हैं, जॉब छोड़ के चले गए हैं। तो 9th बीपीएस में था 0.15%, 0.15 पैसे मिलता था एक पॉइंट उसके पीछे। अब उसके 10th बीपीएस में ये रह गया 0.10 और उसके बाद अब 11th में रह गया 0.07। ये हर बार इसको कम करते हैं। अगली बार क्या होगा? 0.0 हो जाएगा। देयर विल बी नो डीए इन बैंकिंग इंडस्ट्री। टमाटर 8 रुपये से 80 रुपये किलो हो गए, 80 से 800 रुपये किलो हो जाएंगे अगली वेज रिवीजन तक। तो कैसे होगा? डीए नहीं मिलेगा, डीए के स्लैब नहीं आए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा लेकिन कोई स्लैब बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा डीए की परसेंटेज ही नहीं होगी। तो इसलिए यही रोना है कि इसको क्यों ऐसा बनाया गया, क्यों ऐसे इस ढंग से इसको माना गया। चलो हम आगे की बात करते हैं कि डीए इन्होंने कैसे लिया है, कहाँ कब से लिया है। तो आज मैं बताता हूँ आपको भी कैसे इन्होंने मर्ज किया है। 22 जुलाई 2020 को जो एमओयू साइन हुआ है आईबीओ यूएफबीयू के बीच में 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट का, तो इसमें डीए मर्जर की है। सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो 6352 है, इसको मर्ज किया गया है और 2.5% जो है वो लोड फैक्टर डाला गया है। डीए मर्जर कैसे हुई? डीए किस डेट का उठाया उन्होंने? डीए उन्होंने उठाया 1 नवंबर 17 का, 1 नवंबर 2017 का डीए लिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2017 का लिया है। और जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है वो 31/3/16 के लिया है, 31/3/16 का लिया है। तो इसलिए उन्होंने जो उठाया है इसको, सॉरी 1 नवंबर 16 का लिया है इन्होंने, 1 नवंबर 16 का लिया है, 17 का नहीं लिया। 1 नवंबर 17 को ड्यू है, 1 नवंबर 16 का इन्होंने सीपीआई लिया है। ये भी गलत तरीका है, इनको ये लेना चाहिए था 31/10/17 का, क्योंकि वेज रिवीजन जो है 1 नवंबर से ड्यू है, उससे पीछे क्वार्टर वाला हम डीए ले सकते हैं। 31 अक्टूबर का जो डीए अवेलेबल था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो उठा के उसको मर्जर में डालते, हम कितने पॉइंट मर्जर करना चाहते हो तो वो निकाला जा सकता था। तो सबसे पहले ये 6352 है। 635 कंज्यूमर सीपीआई मीन्स कंज्यूमर प्राइस विद बेस ईयर एज 1960। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बेस ईयर है वह 2000 है, हमारा जो है 1960 है। 6352 पॉइंट का मतलब क्या है? सीधे अक्षरों में क्या मतलब है? सीधे अक्षरों में ये मतलब है कि 1960 में, 1960 में जो वस्तु हमारे को बाजार में 100 रुपये की मिलती थी, आज हमारे को 6352 की मिलती है नवंबर 16 में। मैं बात कर रहा हूँ 1 नवंबर 16 की। 1 नवंबर 16 में उसकी कीमत 6352 रुपये हो गई थी। तो इसलिए एक पॉइंट के जो हमारे बैंक में है वो 4 स्लैब हैं। एक पॉइंट अगर सीपीआई ऊपर जाता है तो 4 स्लैब हमारे को मिल जाते हैं। इतनी बात सभी को समझ आ गई है।
ये 6352 पॉइंट जो है 1 नवंबर 16 के उन्होंने उठा ली। आगे चलते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 पॉइंट के 4 स्लैब बनते हैं, तो इसलिए प्राइस इंडेक्स उस हिसाब से हमारा जो स्लैब ड्यू होते रहते हैं। अच्छा, इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? जो जनवरी फरवरी मार्च का CPI होता है उसका डी हमारे को मई जून जुलाई 3 महीने मिलता रहता है। जो अप्रैल मई जून का CPI होता है उसका डी हमारे को अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने मिलता रहता है। सर्विंग एम्प्लॉइज को ये ध्यान रखना, रिटायरीज का साल में 2 बार है, जो वर्किंग बैंकर हैं उनका साल में 4 बार है। जो जुलाई अगस्त सितंबर का CPI है उसका डी हमारे को मिलेगा नवंबर दिसंबर जनवरी में, और जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का प्राइस उसका डी हमारे को मिलता है फरवरी मार्च अप्रैल में, 3 महीने मिलता है। जनवरी का डी नए साल का डी सितंबर वाले CPI के ऊपर डिपेंडेंट है। 4 क्वार्टर हैं, उसकी क्या डेट है वो आप सभी को पता है। तो फिर आगे मई जून जुलाई फिर शुरू हो जाता है। तो पहले तो ये भी समझ लीजिए एवरेज CPI फॉर द क्वार्टर क्या है, 6353 है। 1 नवंबर 16 को क्या था? मर्जर जो है 10th BPS में हुई थी, 4440 पॉइंट की मर्जर हुई थी, 4440 पॉइंट उसमें मर्ज हो चुके थे। तो इसमें बचा क्या है? 1913 पॉइंट, 1913 पॉइंट हमारे बाहर थे, एक्सेस पॉइंट ओवर 4440। नंबर ऑफ स्लैब्स जो ड्यू बनते हैं 4 पॉइंट पे, इसको 4 पे डिवाइड कर लो तो 478.28 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्लैब बने हैं राउंडेड ऑफ कर दिए थे 478 स्लैब हैं। तो 0.10 के 0.10 के हिसाब से इसको तकसीम डिवाइड कर लेते हैं तो 47.8 DA बनता है। सारी बात इसको समझ आ रही है? देखो भाइयों, कोई रुक जाए तो मेरे को फिर कमेंट कर देना, मैं फिर इसका और डिटेल कर दूंगा। 1 ईयर प्रीवियस बैलेंस उठाया जाता है, इसके लिए एक कल्चर बनी हुई है, पिछले साल का ये बैलेंस उठाते हैं। इसलिए 1 नवंबर 17 को जो ड्यू है और 1 नवंबर 16 का ये पॉइंट उठा रहे हैं। 6353 है, इसको राउंड ऑफ करके 6352 कर दिया उन्होंने, 47.8% DA मर्ज कर दिया। और उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट DA रेट्स कैसे हैं? DA रेट एज एन 1 नवंबर 2016 क्या था? 47.8%। उसके बाद 31 मार्च 2017 का था 63.15। 31 मार्च 17 को DA कम हो गया था, 47.8% से 46.9% रह गया, 1% ऑलमोस्ट DA कम हो गया मार्च 17 में। उसके बाद नवंबर 17 में 1 नवंबर 17 को जब वेज रिवीजन ड्यू हुई तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेबर ब्यूरो शिमला का जो डाटा मेरे सामने पड़ा है वो है 6505, 6505 पॉइंट थे, 51.6%, 2.66% DA था। उसके बाद जो है DA एज ऑन 1 जुलाई 2020, जब नवरत्नों ने MOU साइन कराया 22 जुलाई को, तो इनके पास जो CPI था, ये अकबर के दरबार के 9 रत्न जो थे वहाँ हाजिर थे, तो इनके सामने CPI जो पड़ा था 1 जुलाई 2020 का पड़ा था वो था 76.1%। CPI का जो डाटा था 7486.9, और 7400, इसको 7487 मान लिया जाए तो ये बन गया 19.81%। तो 19.81% आज की इसके ऊपर आपको मिलेगा, नई बेसिक पे के ऊपर मिलेगा। तो आज हम उसकी पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ क्लरिकल ऑफिसर की सैलरी के बारे में, आज मैं फिर थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज बेसिक पे हम ले लेते हैं, जो ऑफिसर की है 23,700 है, क्लरिकल की 11,765 है, और सबॉर्डिनेट स्टाफ की जो मैसेंजर दफ्तरी PN इनकी 9560 रुपये होती है। तो 47.8% DA जो है 6352 CPI के मुताबिक ऑफिसर की DA बन गया 11,328 रुपये, क्लरिकल का बन गया 5623 रुपये, और सबॉर्डिनेट स्टाफ का बन गया 4569 4569 रुपये।
तो डीए जो इसमें 31 मार्च 2017 का जो मर्ज हुआ है वो है 46.9%। तो 11,115 रुपये ऑफिसर का, 5517 रुपये क्लैरिकल का और 4483 रुपये सबॉर्डिनेट स्टाफ का बन जाएगा। और लोड फैक्टर जो 2.5 है उससे ऑफिसर में 870 रुपये जोड़े जाएंगे, क्लैरिकल में 432 रुपये और सबॉर्डिनेट स्टाफ के 351 रुपये 351। तो इन टोटल इनका जो बन गया है, तो इनकी जो न्यू बेसिक पे बनेगी राउंडेड ऑफ जो करते ऑफिसर की बनेगी 35,900, क्लैरिकल की बनेगी 17,820 और सबॉर्डिनेट स्टाफ की बनेगी 14,480, 14,480। तो ये आपके सामने आ गया है। तो क्वार्टरली डीए कैसे बढ़ता है ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ कि कैसे उनको 246 कैसे निकाला है, 0.7% से कैसे है। इसमें चार्ट में आप देख लीजिए, तो फिर मेरे को कमेंट्स आएंगे कि वीडियो बहुत लंबी कर दी है डीए समझाने में। तो अब अगर छोटी करते हैं तो वीडियो के फिर कमेंट्स आते हैं, बात समझ नहीं रह जाती है। अगर बड़ी कर देते हैं तो फिर उसके कमेंट्स आते हैं कि वीडियो आपने लंबी कर दी है। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, थोड़ा सा सोचा करो कि वीडियो बनाने वाले को कितना ज़ोर लगाना पड़ा, कहाँ कहाँ से डाटा उसको मिला और कहाँ उसने इसको रीचेक किया, और कहीं भी उसकी गलती हो जाए तो बहुत बदनामी होती है। तो इसलिए मैं वीडियो को अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। डियरनेस अलाउंस क्या है, कैसे क्रिएट होता है, सीपीआई कहाँ से आता है, ये डाटा कहाँ से मिलता है, ये कौन तैयार करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर ब्यूरो शिमला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालती है कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर। हमारी कुछ वस्तुएं हैं खाने पीने की, डेली नीड्स की, कुछ ज़रूरी वस्तुएं, टमाटर, सब्जियां, प्याज, दालें, तेल, जितनी भी हैं, हर एक स्टेट का वो अलग अलग डाटा लेके उसमें से सीपीआई निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। खाने पीने की वस्तुएं, दालें कितनी हैं, तेल कितने महंगे हो गए हैं, तो हर तरह के एंगल से उसको देखा जाता है। फिर वो सीपीआई निकालती हैं, वो इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट होती हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन समझने के स्पेशलिस्ट वहाँ बैठे हैं, सीपीआई वो निकालते हैं। तो इसलिए जो थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको समझा सका टाइम की कंस्ट्रेंट के अंदर, तो वो मैंने। दूसरी बात, मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब का बटन के बारे में पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ बहुत बार कि इसको ज़रूर दबा दिया करो, अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको दबाया करो। बाकी रही यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन, जो भी इंटरेस्टेड है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा जा रहा, इसकी मेंबरशिप फ्री है, 300 मेंबर्स तक इसकी फ्री रहेगी। ये 2 दिन में 300 मेंबर्स हो जाएंगे। तो आज सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुनने के बाद सभी ही आप फेसबुक ग्रुप पर यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन को ज्वाइन कर लें। ये बहुत बड़ी संस्था बन रही है और सभी इसमें रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन भी मर्ज हो जाएंगी। और जल्द ही हम फाइनेंस मिनिस्टर से एक लेटर भी लिखने वाले हैं एमओयू के बारे में, 5 डे बैंकिंग के बारे में, स्पेशल अलाउंस मर्जर के बारे में, रिटायरीज के इश्यूज़ के बारे में, वोमेन स्टाफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, और जो ग्रॉस मिसकंडक्ट में डालने की बात करी है मिसबिहेव को, उसको हर हालत में बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि ग्रॉस मिसकंडक्ट, कहीं फर्जी कंप्लेंट आ गई, झूठी कंप्लेंट आ गई, गुमनाम शिकायत आ गई तो कोई भी एम्प्लाई मारा जाएगा। तो इसलिए इसको ख़त्म करना एमओयू के अंदर, ये निकालने जो शर्त दी यूएफबीयू ने मानी है, ये बहुत गंदी शर्त है। इसको निकालने की यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन ये पूरी कुर्बानी करेगी। तो इसलिए सभी मेंबर जो सुन रहे हैं, सभी आप भी बनो, आगे दोस्तों मित्रों को भी बनाइए ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलोगे, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।